हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों, क्वेश्चंस को बढ़ाते हैं आगे। आज फिर से आपका वेलकम नए सेशन में। बढ़ाते हैं, चलिए क्वेश्चंस को आगे कहाँ तक पहुँचे थे। पहले मैं ये बता दूं, जो बच्चे नए हैं तो हम कर क्या रहे हैं। जो बच्चे जेई मेंस और नीट के लिए तैयारी कर रहे हैं उनको यहाँ पे प्रैक्टिस सेशन मिलता है। ये समझ लीजिए एक चैप्टर के 100 क्वेश्चन कराएंगे आपको, और उन 100 क्वेश्चन की क्वालिटी, उन 100 क्वेश्चन का लेवल वो इस टाइप का रखा गया है ताकि आप लोगों का उन 100 क्वेश्चन को करने के बाद उस चैप्टर के लिए इतना कॉन्फिडेंस तो कम से कम बन जाए कि आप नीट और जेई मेंस के सवाल लगा लो। ठीक है, इतना बन जाता है। तो जहाँ पे भी आप पढ़ रहे हैं, थ्योरेटिकली जहाँ पे पढ़ रहे हैं पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस यहाँ पे आके आप क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं साथ बैठ के। आप भी करेंगे, मैं भी करूँ। ठीक है, साथ बैठ के सॉल्व करते हैं। चलिए करते हैं शुरू। अभी तक क्या कर चुके हैं हम तो दो चैप्टर तो हम निपटा चुके हैं भाई, चैप्टर 1 और चैप्टर 2। ठीक है, 12th वाले। एक तो हो गया आपका इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, और दूसरा हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। अब तीसरा चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला चल रहा है। इसमें ये भी फायदा है आपको इस सेशन में कि इस सेशन के अंदर आपको पुराने आए हुए क्वेश्चंस भी करने को मिल जाते हैं। अभी लेटेस्ट में 2024 में जो जितने भी क्वेश्चन इस चैप्टर के जेई मेंस में आए हैं, इसी के इससे पहले वालों के सब के जितने भी जेई मेंस में आए हैं, वो सब भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है, तो वो भी आपके कवर हो जाएंगे। चलिए करते हैं शुरू। क्वेश्चन नंबर 55, जेई मेंस के भी नीट के भी पुराने 5 साल के रखे हैं मैंने। मतलब ये 100 क्वेश्चन ना आपको एक चैप्टर के बड़े सोच समझ के दिए हैं मैंने कि कौन से वाले करने हैं, जिससे कि आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओ। चलो, टू डिटरमाइन द रेजिस्टेंस आर ऑफ ए वायर ए सर्किट इज डिजाइन बिलो। अच्छा ठीक है, एक रेजिस्टेंस है आर, ठीक है, वायर का। ओके, उसका रेजिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है। डिटरमाइन द रेजिस्टेंस आर ऑफ वायर, किसी वायर का रेजिस्टेंस आर हमें डिटरमाइन करना है, कैलकुलेट करना है। ए सर्किट इज डिजाइन बिलो, उसके लिए हमने एक सर्किट को डिजाइन किया। देखो ये सर्किट है, इधर वोल्ट मीटर लगा हुआ है, फिर 10 किलो ओम, फिर है रेजिस्टेंस 1 मिली एम्पियर, सॉरी मिली एम्पियर नहीं, माइक्रो अमीटर यहाँ पे लगा हुआ है। एम ए का मतलब हो गया माइक्रो अमीटर हो गया है। चलो, तो वोल्ट मीटर एंड एमीटर रीडिंग आर शोन इन फिगर। अच्छा, वोल्ट मीटर की और अमीटर की रीडिंग आपको इस ग्राफ में दी गई है। ठीक है, द वी आई कैरेक्टरिस्टिक कर्व फॉर दिस सर्किट प्लॉटेड फॉर द वोल्ट मीटर एंड एमीटर रीडिंग्स आर शोन इन फिगर। द वैल्यू ऑफ आर। आपको सीधी सीधी सी बात बताऊं ये एक आपके पास सर्किट है, ये बैटरी है, ठीक है। ई इसका ईएमएफ है। ये एरो क्या लगा है, एरो को समझो। तो इस बैटरी के ईएमएफ को बढ़ाया और घटाया जा सकता है, कम ज़्यादा किया जा सकता है। एरो का मतलब ये होता है, देखो ये तो सिंपल बैटरी का साइन है, ये सिंपल बैटरी का साइन है। लेकिन जब हम इसमें एरो लगा देते हैं तो इसका ईएमएफ जो है वो हम अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। ठीक है, चलो ये ईएमएफ हो गया, यहाँ पे हो गया अमीटर, फिर आगे यहाँ पे लगा है वोल्ट मीटर। कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करना है कि अगर ये ग्राफ बन रहा है यहाँ पे, वोल्ट वोल्टेज मतलब वोल्ट मीटर की रीडिंग और अमीटर की रीडिंग, ये मिली अमीटर है, ये एम ए का मतलब हो गया मिली में होगा शायद, क्योंकि माइक्रो तो तब होता है जब मिली में ही होगा शायद। ये करंट जो है वो मिली एम्पियर में होगा, इसलिए एम ए लगाया हुआ है। चलो जो भी है देखेंगे वो तो। इस ग्राफ को देखते हुए इस आर की वैल्यू निकालनी है, सीधी सी बात ये है। ठीक है ना, चलो करें, ध्यान से समझो। पहले यहाँ पे एक बात बताओ, जब वोल्टेज 4 है, मतलब वोल्ट मीटर की रीडिंग 4 वोल्ट है, तो उस टाइम पे करंट 2 मिली एम्पियर का है, मिली एम्पियर। ठीक है, जब इसके अंदर की वोल्टेज पता चल गई हमको 4, तो उस टाइम पे करंट है इसमें 2। अच्छा जी, करंट का मतलब इसमें जो करंट होगा यहाँ, ठीक है, उस टाइम पे ये 2 है। ओके, आई की वैल्यू 2 मिली एम्पियर है। अच्छा,
और जब ये 6 है तो बढ़ा के 6 कर दिया, तो वोल्टेज तो 6 हो गई, तो करंट हो गया इसमें 3, ये 3। फिर इसको बढ़ा के 8 कर दिया तो करंट हो गया बढ़ के 4। इस तरीके से जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ रही है वैसे वैसे करंट इसमें बढ़ता जा रहा है। अब हमें अपना दिमाग लगाना है, सोचना है कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक बार ये देखना जरा, इसमें कुछ का इशू आता है बार बार। बच्चे कहते हैं कि सर मैं जरा 1 मिनट इसका सेट कर दूँ। सही दिखाई दे रहा है? अब मैंने इसका फोकस सेट कर दिया, ये हिलेगा नहीं अभी। चलो, हाँ तो बात चल रही थी किस ग्राफ का यूज करते हुए। चलो जरा देखते हैं भाई। एक काम करो, पहले तो यहां से करंट मान लो चला आई, बैटरी की वोल्टेज हमें नहीं पता, नहीं पता। यहां से ये 10 किलो ओम है, ये आर है, आर की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। वोल्टेज, ये जो वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर है, अमीटर और वोल्ट मीटर की रीडिंग दी हुई है, ठीक है। सवाल मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको किरचॉफ से किया जाए या इसकी जो इंफॉर्मेशन दी है शायद उसी से काम हो जाए। भाई किरचॉफ लॉ भी लगाना पड़ सकता है, इंफॉर्मेशन भी। चलो देखते हैं, करते शुरुआत, जो जैसे है देखते हैं क्या करना है। एक बात बताओ, इंफॉर्मेशन ये है, वोल्टेज 4 वोल्ट यहाँ पे, तो करंट जा रहा है 2 मिली एम्पियर, मतलब इस वायर में करंट 2 मिली एम्पियर। जब इसके अंदर की रीडिंग क्या है 4 वोल्ट, तो मतलब यहाँ पे 4 वोल्ट, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट, इसकी रीडिंग है ना ये, वही 4 वोल्ट पैरेलल में है तो इसको मिलेगी, वही 4 वोल्ट इसको मिलेगी, तो मतलब इसके अक्रॉस 4 वोल्ट हो गया यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ से और यहाँ तक का। अब इस आर को बाहर निकाल लेता हूँ मैं, ये रहा आर, और ये यहाँ से यहाँ तक की वोल्टेज 4 वोल्ट, और इसमें जाने वाला करंट नहीं पता कितना होगा आपके हिसाब से, और इसमें भी ऊपर वाले में भी करंट जाएगा तो कितना जाएगा वो भी निकाल लो। देखो यहाँ से चला 2 मिली एम्पियर, देखो यहाँ से चला 2 मिली एम्पियर, ठीक है। अब उसके पास दो रास्ते, कुछ इसमें से कुछ इसमें से, तो इसमें से गया मान लीजिए I1 और ऊपर वाले में से गया I2, ठीक है। अच्छा ठीक है, इसमें से भी तो जाएगा वोल्टेज, वोल्ट मीटर में से नहीं, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस जो होता है वो इन्फिनिटी होता है अगर आइडियल वोल्ट मीटर है। अब हम पहले आइडियल मान के ही सवाल को करते हैं, क्योंकि अगर इसको आइडियल मान के ना किया तो इसमें बहुत सारे अननोन हो जाएंगे, फिर तो अमीटर का भी रेजिस्टेंस मानना पड़ेगा, वोल्ट मीटर का भी मानना पड़ेगा, तो शायद थोड़ा सा मुश्किल हो जाए। पहले आइडियल मार्क मान के करके देखते हैं, अगर उससे सवाल नहीं बनता है तो तब फिर वोल्ट मीटर को रेजिस्टेंस लेंगे उसका। वैसे आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होता है तो उसके अंदर करंट फ्लो नहीं होता। यहाँ से करंट गया आई, वो दो जगह गया, आर में को निकला I1 और फिर 10 किलो ओम में को निकला I2, ठीक है। तो ये I इक्वल्स टू I1 प्लस I2, ये हो गया आपका, ठीक है। ओके, अच्छा I2 की वैल्यू क्या निकाली जा सकती है यहाँ से? हाँ निकाली जा सकती है, कितनी आएगी सोच के देखो। तो I2 होगा, इसके अक्रॉस वोल्टेज कितनी है, वोल्टेज वही 4 वोल्ट, इसके अक्रॉस वोल्टेज हो गई 4 वोल्ट, तो I बराबर V बाई आर, तो वोल्टेज कितनी है 4 वोल्ट, और आर कितना है इसका 10 किलो ओम। किलो ओम को 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करके ओम में चेंज कर सकते हो, इससे डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा 0.4 इंटू 10 की पावर 3, ऊपर जाके 10 की पावर -3
एम्पियर का करंट आ गया। क्या I2 को मैं लिख सकता हूँ 0.4 मिली एम्पियर? सोच के देखो। हाँ जी, I2 करंट, इस वाले ऊपर वाले में करंट हमको फ्लो कितना हो रहा है मिल गया। अब यहां से कितना आ रहा था 2, ऊपर कितना गया 0.4, इस वाले में कितना गया 0.4, तो बाकी कितना बचा 2 में से 0.4 माइनस कर दो तो 1.6, तो I1 आ गया 1.6 एम्पियर का करंट, वो इसमें को निकल गया 1.6। तो I1 की वैल्यू 1.6 आ चुकी है और उससे अब इस रेजिस्टेंस के अंदर का करंट आ चुका है बच्चों 1.6 एम्पियर। क्या इससे हम R की वैल्यू निकाल सकते हैं? हाँ, R होता है V अपॉन में I। V कितना आया इसके अक्रॉस 4 वोल्ट और 1.6 का आ गया इसमें करंट। एम्पियर नहीं, मिली एम्पियर है ये, मिली एम्पियर है ये, मिली एम्पियर, ये भी मिली एम्पियर। तो ये 1.6 ऊपर जाएगा तो नीचे तो 10 की पावर -3, ऊपर ले जाओ 10 की पावर +3 आ गया। तो 4 इंटू में 1000 अपॉन में 1.6, पॉइंट हटाओ 10 लगाओ, 4 से इसको काटो, 4 से इसको काटो 2.5 इंटू 1000 तो 2500 ओम। ये आर की वैल्यू आ गई जो बिल्कुल आसान, बिल्कुल आसान। सवाल देखने में बहुत मुश्किल था, देखने में ऐसा था पता नहीं क्या होगा, क्या करना पड़ेगा, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन से ही काम चल गया। इनकी तो जरूरत भी नहीं पड़ी, 6 पर करंट 3 और 8 वोल्ट पर करंट की वैल्यू 4 मिली एम्पियर, जरूरत ही नहीं पड़ी, उसी से काम चल गया। आ गया समझ में? आसान है। चलो, तो एक आसान सा सवाल करने को मिला हमको, फिर भी अच्छा सवाल था, ऐसा इंफॉर्मेशन वाला सवाल आपको मिल सकता है बच्चों, नीट में भी मिल सकता है। ठीक है, चलो तो चलते हैं अगला सवाल। चलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 पे आ गए। क्या कराया है, मतलब क्या दिया है ये समझो। इन द गिवन फिगर एन एमीटर ए कंसिस्ट ऑफ a 240 ohm coil. Okay, ammeter A consists of a 240 ohm coil connected in parallel to 10 ohm shunt. The reading of the ammeter is, देखो अमीटर के अंदर एक 240 वोल्ट की, 240 ओम की, सॉरी 240 ओम की 240 ओम की एक कॉइल है जो कि 10 ओम के साथ शंट कर रखी है। ठीक है, तो ये अमीटर के अंदर की कहानी है। 240 ओम की उसके अंदर कॉइल है और उसको 10 ओम के साथ शंट करके रखा है, पैरेलल में कर दिया। ये अमीटर के अंदर की रेजिस्टेंस हो गई। द रीडिंग ऑफ अमीटर इज, अमीटर की रीडिंग बताओ। अच्छा चलो ठीक है, ये भी देखो इस फिगर में ये 140.4 ओम की ये रेजिस्टेंस। ठीक है, ओके, चलो अमीटर की रेजिस्टेंस देख लो, बस हो गया काम। 240 और 10 पैरेलल में है, तो अमीटर की रेजिस्टेंस आ गई 1/RA पैरेलल में, तो 1/240 प्लस 1/10। 240 ले लो एलसीएम, 1 प्लस 10 से डिवाइड करो तो 24, ये कितना आ गया टोटल 25/240। आर ए की वैल्यू, इसे रिवर्स कर लो, उल्टा कर लो, 240/25, ये आ गई इतने ओम इसकी रेजिस्टेंस। चलो जी ठीक है, इसको डिवाइड करके देख लो कितना बैठ रहा है, 240/240, 240/25 डिवाइडेड 25, ये बन गया 9.6। तो 9.6 ओम का रेजिस्टेंस है किसका, एमीटर का। ठीक है, अब देखो यहाँ से करंट चला आई, इसमें से होके गया आई, और फिर वही करंट इसमें से होके गया आई, फिर यहाँ पे आ गया। अब करंट का
फॉर्मूला क्या होता है? करंट होता है वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज तो यहाँ पे 24 वोल्ट है। रेजिस्टेंस देखो, अब इस सर्किट में एक रेजिस्टेंस तो ये हो गया, और फिर अमीटर का रेजिस्टेंस ये 9.6, अमीटर का हो गया 9.6, दोनों को ऐड कर दो तो 140 और आपके पास 140.4 और 9.6, तो इनको दोनों को ऐड कर दो, 140.4 प्लस 9.6, ये आ गया 24 अपॉन में 150। ये आ गया बच्चों आपके आंसर। इसका आंसर चेक करो कितना बैठ रहा, 24 अपॉन में 150। एक मिनट, जरा किसी का फोन आ, तो इसका आंसर आ गया 24 अपॉन 150। काम करो, ये एम्पियर में है, इसको मिली एम्पियर में चेंज कर लो। 24 अपॉन में 150, मिली एम्पियर में इसकी 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, मिली एम्पियर में आ जाए। 0 0 काट दो, चलो किससे काटूं? 3 से काट लो, 8/5, ठीक है ना। अब 5 को काट लो, इसको 5 से 8 को, और 1.6 इंटू 100 आ गया, ये बन गया 160 एम्पियर का करंट, मिली एम्पियर सॉरी, ये बन गया। यही आ रहा आंसर, ये देखो आंसर तो साथ साथ लिखे हुए हैं, यही आ रहा आंसर। तो बहुत ही आसान सवाल था, तो बहुत ही इजी। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्या दिया है जरा समझते हैं। इसमें कहा ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस कैपिटल आर एंड रेडियस स्मॉल आर इज स्ट्रेच्ड टिल इट रेडियस r/2 if new resistance of the stretched wire is xr then value of x। बहुत आसान, एक वायर है, ठीक है, लेंथ नहीं पता, मान लेते हैं l है, रेडियस इसकी स्मॉल r है, रेजिस्टेंस इसका कैपिटल R है। इसको खींचा गया, स्ट्रेच किया गया, खींचा गया। तो खींचने से क्या होता है? खींचने से लेंथ तो बढ़ जाती है और एरिया कम हो जाता है, खींचने से ऐसा होता है। तो आपने इसको खींचा, खींच के इसकी रेडियस r/2 रह गई। जब हम किसी चीज को, वायर को खींचते हैं ना, तो वो पतली हो जाती है, पतली हो गई, लेंथ बढ़ गई, लेंथ पता नहीं कितनी हो गई, तो अब मान लेते हैं उसकी लेंथ हो गई l डैश। तो सबसे पहले तो ये लेंथ निकालो, इसका रेजिस्टेंस बदल गया होगा, हाँ, इसका रेजिस्टेंस बोला इन्होंने XR हो गया, X की वैल्यू बताओ। तो जब हम किसी वायर को खींचते हैं तो उसकी जो थिकनेस है वो कम हो जाती है और लेंथ बढ़ जाती है, वही हुआ इसमें। अब यहां से एक काम करो, सबसे पहले तो ये L डैश पता होना चाहिए, पहली वायर की लेंथ ये L थी, तो अब कितनी हो जाएगी? तो उसको करने के लिए आपको पहली वायर का वॉल्यूम और अब का वॉल्यूम इक्वल रखना पड़ेगा। वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इनटू में लेंथ। तो एरिया कितना इसका? तो एरिया था इसका πr² इंटू लेंथ है इसकी L। ये तो पहली वायर का वॉल्यूम आ गया। अब इसका एरिया πr/2 का स्क्वायर। अब इसकी रेडियस ये है ना, तो एरिया क्या होता है? πr², और इंटू लेंथ L डैश। तो इससे हमें नई लेंथ का पता चल जाएगा। पाई से पाई कट गया, r² से r² कट गया, इधर बचा L और इधर बचा 1/2 का स्क्वायर 1/4 इंटू में L डैश। L डैश इक्वल्स टू 4L। मतलब जो अब उसकी नई लेंथ होगी वो पहले से 4 गुना हो चुकी है, 4 टाइम्स हो चुकी है।
चलो अब यहां से इसका नया रेजिस्टेंस, पहले वाला रेजिस्टेंस अगर देखें तो कितना है, पहले वाला रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल बाई ए। तो रो तो है इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, एल लेंथ, और ए हो गया पाई आर स्क्वायर। ये तो हो गया पहले वाला रेजिस्टेंस। जो अब नया रेजिस्टेंस है वो कितना होगा, एक्स इंटू आर, वो हो जाएगा रो एल बाई ए। रो तो सेम रहेगा, याद रखो मटेरियल सेम है तो रो नहीं चेंज होता, तो रो तो सेम रहेगा। एल बाई ए, लेंथ कितनी हो गई एल डैश, और एरिया, अब एरिया है पाई आर स्क्वायर, तो आर बाई 2 का होल स्क्वायर। ये जो आर की वैल्यू आपने निकाली थी बच्चों, ये वाली देखो 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 ध्यान से, ये वाली वैल्यू उठा के यहां पुट कर दो। तो एक्स इंटू में आर की वैल्यू रो एल बाई पाई आर स्क्वायर। अब इसे चेक करो, तो ये रो एल डैश की वैल्यू 4L, और अपॉन में पाई, क्या हुआ, ओके, पाई आर स्क्वायर बाई 4 पहुंच जाएगा ऊपर, पाई आर स्क्वायर कट गया, एल से एल कट गया, रो से रो कट गया, एक्स इक्वल्स टू आ गया मेरे बच्चों, कुछ बचा इधर, 4 इंटू 4 60। हाउ मच इजी क्वेश्चन, बहुत ही आसान, कुछ भी नहीं था। चलो चलो बच्चों, बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 58 पर पहुंच चुके। क्या बोला है सवाल में, जरा ध्यान से सुनो। ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स रिजल्टिंग pairs, a combination of two parts are connected in parallel and so on. Two parts are connected. A wire of resistance 20 ohm is divided into 10 equal parts. एक वायर है 20 ओम की, उसको 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो सबका कितना कितना होगा, आपको पता है रेजिस्टेंस जो होता है वो लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। तो 20 ओम की तो टोटल है, 10 अलग अलग आपके पार्ट्स में कर दिया, तो दो दो ओम क्या हो जाएंगे, 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2, लो जी 10 हो गए हैं। रिजल्टिंग पेयर्स is divided into 10 equal parts. Resulting pairs, a combination of two parts are connected in parallel. Two parts, a combination of two parts are connected in parallel. Combination of parts are connected in parallel and so series. अच्छा अच्छा, दो को तो आपस में पैरेलल में कनेक्ट किया, इनमें से दो को, ये भी 2 ओम ये भी 2 ओम, ठीक है। फिर ऐसे ही दूसरे, फिर से दो को 2 ओम 2 ओम, दो दो को पैरेलल में कनेक्ट कर लिया, तो कितने पेयर बन जाएंगे, 5, 2 ओम 2 ओम, ऐसे ही यहाँ 2 ओम 2, ऐसे ही यहाँ 2 ओम, इनमें से ये जो 10 है, 10 में से दो दो के पेयर बना लिए, और फिर उन सारे पेयर को आपस में सीरीज में जोड़ दिया, ऐसे ये कर दिया, हाँ यही कहा इन्होंने। तो फाइनल कॉम्बिनेशन की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बहुत आसान, ये पैरेलल में है, आधे हो गए 1 ओम, अरे दो सेम है ना, 2 2 तो 1 रह गया, ये भी 2 2 1 रह गया, ये भी 2 और 2 1 रह गया, ये भी 2 और 2 1 ओम रह गया, ये भी 2 और 2 1 ओम, और फिर ये सारे सीरीज में, तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू सीरीज में सीधे ऐड हो जाते हैं, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, 5 बार 1 1 1 ऐड हो गए, तो 5 ओम हमारा आंसर। यार इतना आसान, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है बच्चा पार्टी, बहुत ही इजी क्वेश्चन है।
चलो अगले सवाल पे चलते हैं। ये सब 2024 का आए हुए हैं, देखो साइड में लिखा हुआ भी, आप पुराने जितने भी क्वेश्चन देखोगे ये सारे जेई मेन 2024 में आए हुए हैं। आपको इससे ना एनटीए का पूरा मेंटेलिटी पता चलेगा, वो किस टाइप के क्वेश्चन बनाते हैं, कैसे, ऐसे ही नीट में आने हैं। Two wires A and B are made up of the same material and have the same mass. Okay. Wire A has radius of 2 mm. Wire B has radius of 4 mm. The resistance of wire B is 2 ohm. The resistance of wire is okay. देखो भाई, दो वायर हैं, एक ए और बी, सेम मटेरियल की है, सेम मास है। लो जी, पहली वायर बना ली मैंने और दूसरी वायर, मास सेम है, एम एम, मटेरियल सेम है तो रो, और मटेरियल का रो भी सेम हो गया। फिर रेडियस 2 mm और इसकी रेडियस 4 mm। मैंने ये पतली सी बना दी तो आपको लगेगा कम है, पतली बन गई भाई अब तो, ठीक है। 4 mm है पर ये मोटी वायर है, ठीक है। वायर बी का रेजिस्टेंस, बी का, अच्छा ये ए है, ये तो ए थी ना, वायर ए है और ये बी है, तो बी का रेजिस्टेंस तो दे रखा है 2 ओम। ए का बताना है, ए का रेजिस्टेंस कितना हो। ओके, देखो कॉमन सी बात इसमें क्या क्या है, एक तो लेंथ नहीं है हमारे पास, मास है, मास है, चलो दोनों का मास सेम है, तो मास सेम रख लो पहले तो। पहले वाली का मास एम ए और दूसरे का मास एम बी। ए और बी दोनों का मास सेम है, मास से कुछ बात निकल के आती हो तो इसकी लेंथ मान लो L1 और इसकी लेंथ मान लो L2। इसका एरिया पता है, इसका एरिया पता है। चलो मास क्या होता है, मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो इस हिसाब से इधर भी वॉल्यूम इनटू डेंसिटी हो जाएगा, पर ये वॉल्यूम किसका होगा, ए का, और डेंसिटी भी ए की। इधर का वॉल्यूम वी का है ये, और डेंसिटी भी बी की है। इधर ये वॉल्यूम ए का है और डेंसिटी भी ए की है। चलो वॉल्यूम, अच्छा डेंसिटी तो ए और बी की दोनों की सेम ही होगी, मटीरियल ही सेम है भाई साहब, हटाओ इसको। वॉल्यूम, ए का वॉल्यूम इक्वल हो गया बी का वॉल्यूम। अच्छा वॉल्यूम से क्या हुआ, तो वॉल्यूम से लेंथ पता चल जाएगी। ए का वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ। एरिया कितना हुआ इसका 2 mm है ना, तो एरिया हो गया पाई इंटू 2 mm का स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। ये हो गया एरिया, इंटू लेंथ हो गई इसकी L1। अब इधर आ जाओ, एरिया पाई इंटू में 4 mm का स्क्वायर इंटू में L2। पाई से पाई कट गया, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, इससे काट लो 2 बचा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, mm से mm कट जाएगा, तो L1 बराबर आ गया इधर 2 का स्क्वायर 4 L2, क्योंकि ये अंदर जो था 2 था, 4, ये 2 से 4 कटने के बाद 2 और उसका स्क्वायर है तो 4 L2 आ गया। तो मतलब पहले की लेंथ और दूसरे की लेंथ, इनमें आपस में कनेक्शन आ गया, ठीक है। अब रेजिस्टेंस ढूंढो, पहले वाले का रेजिस्टेंस आर ए का रेजिस्टेंस रो एल बाई ए, एल कितनी है इसकी L1, और अपॉन में एरिया पाई इंटू में 2 mm का स्क्वायर। ऐसे ही आर बी निकाल लो, बी तो रो लेंथ हो गई L2 और बटे में पाई इंटू 4 mm का, दोनों को डिवाइड कर दो, आर ए अपॉन में आर बी, रो से रो कट गया, पाई से पाई कट गया। अच्छा ये आ गया L1 बटे L2, L1 बटे L2, और ये 4 ऊपर चला जाएगा, mm स्क्वायर से mm स्क्वायर कट जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 और अपॉन में नीचे 2 का स्क्वायर 4, इससे काटो 4 आ गया। L1 की वैल्यू रख सकते हो 4L2, 4L2
और बटे में L2 इंटू में 4, ये 4, L2 से L2 कट गया, 16 RA अपॉन में RB। ठीक है जी, ये आपका आंसर आ गया। RA दे रखा था, R R R R B दे रखा था, हाँ वो रख दो यहाँ। तो RA की वैल्यू आ गई 16 इंटू RB, तो 16 इंटू RB की वैल्यू कितनी आई 2 ओम, तो आंसर आ गया 32 ओम। बच्चों मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए हो गया बिल्कुल एकदम करेक्ट सा आंसर। ठीक है बच्चों, आज हम इतना ही करेंगे, आज थोड़ा सा मुझे काम है, हॉस्पिटल जाना है। ठीक है, नहीं मैं ठीक हूँ, सब ठीक है, ठीक है, टेंशन मत लो, सब ठीक है, पर हॉस्पिटल जाना है, किसी को देखने जाना है, तो आज थोड़ा सा मुझे काम है, आज इतने ही क्वेश्चन लगाएंगे, कल करेंगे बाकी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट, और कल मिलते हैं एक नई एनर्जी के साथ। ठीक।